रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन एपिसोड 38 मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वही सारे स्टाफ और टीम हैरान थे। उनके बॉस ने पहले कभी तो इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। तन्वी ने उन सब को देखा और बोला, आप सब एक बार और अच्छे से ट्राई कीजिए और आपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि बॉस को पसंद आ जाए। अब आगे। सभी एम्प्लॉयर्स ने हाँ ने सिर हिला दिया। वो और कर भी क्या सकते थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके बॉस किसी डेविल से काम नहीं है। अगर बॉस को प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो बॉस उसे रिजेक्ट कर ही देंगे। तन्वी ने सभी एम्प्लॉयज को देखा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो। ये लोग 2 हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो गया था इस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हुए, डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन बना रहे थे और एक झटके में ही उनके बॉस ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे में सबका निराश होना तो लाजमी है। अगर उसने इन लोगों को इनकरेज नहीं किया तो जरूर ये फिर से प्रोजेक्ट में कुछ गलत करेंगे, फिर से रिजेक्ट होंगे। तन्वी उन सबको देखकर स्माइल के साथ बोला, आप अच्छे से कीजिए। मैं बॉस और संजीत सर के सामने आपके बोनस के बारे में बात करूंगा। तन्वी की बात सुनकर वो एम्प्लॉय खुश हो गए। थैंक यू तन्वी सर, सबने कहा, क्योंकि ऑफिस में तन्वी की सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तन्वी ने सर हिला दिया और वहां से बाहर चला गया। चलो कम से कम ये लोग और अच्छे से प्रेजेंटेशन रेडी करने की कोशिश करेंगे, वरना इस बार बॉस इन लोगों को बाहर फेंक देंगे। और तन्वी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को उसने खुद ही इंटरव्यू के जरिए हायर किया था। इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि ये सब कैपेबल और लॉयल हैं। तन्वी नहीं चाहता था कि ये सब उनके बॉस के गुस्से के आगे बलि चढ़ जाए। वही प्रखर केबिन में अपना काम कर रहा था, तभी उसे कॉल आया। उसने देखा तो ये उसके बेटे कियान का कॉल था। प्रखर ने फ़ोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ आई, हेलो डैड, क्या आप ठीक हैं? आप कल से मेंशन वापस नहीं आए हैं। क्या मैं आपको ढूंढने जंगल वाले विला जाऊं या फिर ऑफिस जाऊं? प्रखर ने गहरी सांस ली। उसे पता था उसका बेटा उसके लिए परेशान होगा। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखे, इसलिए उसने कल से कियान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मैं ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ। तुम अपने संजीत चाचू के साथ ऑफिस आ जाओ। ठीक है, कियान ने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। प्रखर ने फ़ोन टेबल पर रखा। वो जानना चाहता था कियान अपनी मोम से मिलना चाहता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमायरा आज भी ऑफिस के बाहर आकर खड़ी थी। कल 2 दिन से आ रही थी, पर संजीत से मिल नहीं पाई थी। एक बार उसने संजीत को कार से जाते हुए देखा था, पर वो कार के पीछे कितना भी भागी, कार नहीं रुका। वो सच में परेशान हो चुकी थी। संजीत के बिना उसकी लाइफ पूरी तरह से मेस बन चुकी थी। वो संजीत से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था इतने सालों तक वो रिलेशन में थे, शायद इस वजह से संजीत उसकी गलती को माफ़ करके उसकी कुछ मदद कर दे। वो एक प्लान कर रही थी। वो यहाँ संजीत के सामने फिर से उनकी पुराने रिश्ते की दुहाई देकर यहाँ जॉब करना चाहती थी। फिर धीरे धीरे वो संजीत का दिल जीतना चाहती थी। जब संजीत देखेगा कि वो कितनी सिंसियर है और कितनी बदल गई है, तो वो जरूर फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आखिरकार वो 6 साल से ज़्यादा तक रिलेशन में रहे थे। संजीत उसे इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता है ना? हो सकता है उस दिन सच जानने के बाद संजीत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो, वरना उसका उसे हार्म करने का कोई मोटिव ना हो। उसे कम से कम एक बार के लिए तो कोशिश करनी ही थी। और उसे ये भी जानना था कि किसने संजीत के सामने सच लाया। अगर संजीत को सच नहीं पता चलता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। वही संजीत हॉल में बैठा हुआ था और कियान के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पूरा करने उसे मैसेज किया था कि वो कियान को अपने साथ लेकर ऑफिस आए। तभी कियान नीचे आया। वो अपने हाथ में अपने टैब को लिए स्टाइल से नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हीरो हो। तो आप जाने के लिए तैयार हो गए छोटे नवाब? संजीत बोला। तो कियान ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जल्दी चलिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर संजीत का तो मुंह ही बन गया। अब तक वो इस लड़के का वेट कर रहा था, तब उसे देर नहीं हो रही थी। आते ही इसे देर होने लगी, जैसे किसी मीटिंग में जाने वाला हो। तभी सारिका नीचे आते हुए बोली, भाई क्या आप मुझे भी शूटिंग सेट पर छोड़ देंगे? संजीत ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी वो सारिका की शूटिंग सेट पहले आने वाला था। उसे शूटिंग सेट पर छोड़कर ऑफिस जाने में कोई देर नहीं होगी, पर कियान ने मुंह बना लिया, अब ये छिपकली बुआ भी जाएगी। चलिए चाचू, जल्दी, मुझे डैड के पास जाना है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है फालतू लोगों के लिए। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया।
हॉल में बैठे सभी लोगों ने कियान को देखकर सिर हिला दिया। ये लड़का कुछ भी कह देता है। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कियान सारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और इसका रीजन तो उन्हें भी नहीं पता था। ऐसा नहीं था कि सारिका उसे परेशान करती थी या कुछ बुरा कहती थी। सारिका उनके हिसाब से बहुत समझदार लड़की थी और सिचुएशन को हैंडल करना जानती थी। इसलिए वक्त रहते वो प्रखर नियति की लाइफ से हट गई। उसने प्रखर से शादी करने की कभी जिद नहीं की, फिर भी कियान पता नहीं क्यों सारिका से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता था। संजीत ने सिर हिला दिया। वही सारिका की हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसकी आंखों में आंसू भर आया था। उसे नहीं पता था कि कियान उसे इतना ज्यादा नापसंद क्यों करता है। उसने कभी भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, ना ही उसे कभी कुछ गलत कहा है, फिर भी कियान हमेशा उसके लिए गुस्सा पाल लेता था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को आखिर उससे क्या प्रॉब्लम है। तभी संजीत ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे कॉम रहने का इशारा किया। कियान एक बच्चा है, उसके बातों का बुरा मत मानो सारिका। संजीत के समझाने से सारिका थोड़ी शांत हो गई और दोनों बाहर चले गए। उनका कार वहां से निकल गया। कियान इस वक्त आगे पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और अपने टैब में कुछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गंभीर हो। कुछ देर में सारिका की शूटिंग प्लेस आ गई, जहां आज उसकी एक एड शूट था। वो उतरकर अंदर चली गई। वही संजीत का कार वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वो कंपनी में पहुंच गए थे। तभी उसने देखा अमायरा उनके कार के पीछे भाग रही है, पर गार्ड का कार पीछे था इसलिए वो पास नहीं आ पा रही थी। ऑफिस के अंदर जाने के बाद अमायरा गेट के बाहर ही रुक गई। संजीत को इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो कार से उतरा और कियान के साथ लिफ्ट में चला गया। जाने से पहले उसने गार्ड को एक मैसेज किया। वो इस लड़की को अपने आसपास भी भटकते हुए नहीं देखना चाहता था। वहीं अमायरा जो गेट के पास खड़ी गुस्से से गेट को घूर रही थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती थी। ये गार्ड्स उसे बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देंगे, उसे अच्छी तरह से पता था। पहले तो वो जब भी आती थी इन गार्ड की हिम्मत नहीं होती थी उसे रोकने की, पर अब तो ये गाड़ी से धमकी देने भी लगे थे। तभी दो गार्ड्स उसके पास आए। एक गार्ड बोला, हमारे बॉस ने कहा है वो आपको इस कंपनी के आसपास भी नहीं देखना चाहते हैं। झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे संजीत से मिलने दो, मैं खुद उनसे बात करूंगी। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अमायरा गुस्से से बोली। उसे भी पता था कि शायद गार्ड सच कह रहा है, फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी संजीत उसके सामने आए। वो संजीत से बात करना चाहती थी। ऐसे में तो ये लोग उसे संजीत से मिलने नहीं देंगे। क्या पता इस तरह वो संजीत से मिल सकती थी, पर दोनों गार्ड्स ने उसकी बात नहीं सुना। एक गार्ड ने उसे थापा मार दिया और गुस्से से बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? जब बॉस ने कहा कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहते हैं तो तुम यहाँ बार बार क्यों आकर हमें परेशान कर रही हो? गार्ड्स भी अब गुस्से में आ चुके थे। ये लड़की यहाँ आकर तमाशा कर रही थी। क्या होगा अगर संजीत सर को इस वजह से गुस्सा आ गया? तो इस लड़की का तो पता नहीं, पर उन्हें जरूर जॉब से निकाल दिया जाएगा। अमायरा को ऐसा लगा जैसे उसकी दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका हो। उसकी कान झंझना रहे थे। उसने गार्ड को देखा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पर उसके गुस्से का उस गार्ड पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक और थप्पड़ उसकी दूसरी गाल पर जड़ दिया और बोला, ऐसे हिम्मत हुई? हमारे बॉस ने कहा है तुम जितनी बार यहाँ पर आओगी हम तुम्हें ऐसे ही मारकर यहाँ से भगा दे। अमायरा को अब और भी अंधेरा दिख रहा था। अब इन गार्ड्स में कोई रिस्पेक्ट नहीं थी उसके लिए। उसे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे संजीत से मिले। संजीत उससे दूर हुआ तो उसके सभी दोस्त भी उससे दूर हो गए। जिन दोस्तों के साथ वो घूमती थी और उनके आगे संजीत और अपनी रिलेशन को शो करती थी, और संजीत के पैसों से उसने उन्हें कितनी बार ट्रीट भी दिया है और उनकी शॉपिंग का बिल भी दिया है, तब वो संजीत की वजह से उसके पीछे किसी कुत्ते की तरह घूमते रहते थे। पर जब से उसकी जिंदगी से संजीत गया सब कुछ बदल गया। अब उसके वो दोस्त उसे दोस्त भी नहीं मानते थे। उन सब ने उससे दोस्ती ही खत्म कर ली थी। जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की उन सब ने ही उससे दोस्ती तोड़ लिया। और उसके डैड जो पहले संजीत से मिलने वाले फायदे की वजह से उसे इतना प्यार करते थे, उन्होंने तो उसकी मॉम को डाइवोर्स दे दिया था। उन्होंने उसे भी अपने साथ रखने से मना कर दिया था, और तो और उन्होंने उसे पैसा भी नहीं दिया था। पर वो अब अपने डैड की हालात देखकर बहुत खुश थी, जो इस वक्त किसी भिखारी की तरह हो गए थे। कॉलेज में क्लास खत्म हुआ तो सब कैंटीन की तरफ चले गए।
वहीं रूही कब से इंतजार कर रही थी कि नियति उसके पास आए और अपना नाम किसी में पार्टिसिपेट करने के लिए दे, पर नियति नहीं आए, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी नहीं आए, जिस वजह से रूही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब उसकी नज़र कैंटीन के अंदर आ रही नियति पर पड़ी, उसकी होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। उसने सोच लिया था, उसने जैसा प्लान किया था वैसा ही करेगी। वो बिना बताए डांसिंग और आर्ट कंपटीशन में नियति की नाम डाल देगी। वो देखना चाहती थी नियति कैसे रिएक्ट करती है। स्वाति, पूजा और प्रदीप तीनों आज नहीं आए थे क्योंकि उन तीनों की हालत रूही से भी ज्यादा खराब थी, खास करके स्वाति जो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थी। ये सोचकर रूही की दोस्तों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था नियति पर। स्वाति एक अच्छी डांसर थी। वो और नेहा मिताली ने पहले फ्रेशर्स पार्टी फिर प्रीवियस ईयर की पार्टी में दोनों साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिस वजह से उन्हें कॉलेज पार्टिसिपेशन टीम को लीड करने का मौका मिला था। इस बार भी वो यही चाहते थे। वो किसी जूनियर को इतनी बड़ी मौका नहीं देने वाले थे। कुछ बड़ी फैमिली जैसे मित्तल फैमिली, रायजादा फैमिली और दो फैमिली के बच्चे जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, वरना उन्हें उनके लिए पीछे हटना पड़ता, फिर लाइमलाइट उन्हें ही मिलती। पर वो सब पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए हर साल रूही और उनका ग्रुप ही लाइमलाइट में रहता था। इस साल भी वो जूनियर को ये पोजीशन नहीं देना चाहते थे, पर नियत की वजह से अब साथी डांस नहीं कर सकती थी और पूजा में आर्ट नहीं कर सकती थी, और चेज में तो उनकी कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो बेस्ट हो, तो इस साल वो बुरी तरह से हार जाएंगे। नियति और खुशी, सुमन, अभिजीत, अभिका सब एक टेबल पर बैठ गए। तभी वंदना और उसकी दोस्त आशी और ऋचा भी आ गई। सब बैठकर बात करने लगे। वंदना और उसकी दोनों दोस्त को अभी तक पता नहीं था कि कॉलेज में ट्रस्टी और इतने सारे स्टाफ को क्यों निकाला गया। वो इसी बारे में बात कर रहे थे। आशी हंसते हुए बोली, जिसने भी किया है शायद कॉलेज ओनर है, और बहुत अच्छा किया है। ये लोग तो इसी लायक है, स्कॉलरशिप पैसे को अपने घर का पैसा समझकर खा रहे थे। जय, आकाश और आदित्य तभी उनके पास आकर बैठ गए। आकाश वंदना के पास बैठ गया, जय जाकर सुमन के पास बैठ गया। उसकी बात सुनकर वंदना भी हाँ में सिर हिलाकर बोली, सही कहा, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और मैंने ये भी सुना है कि अब वो कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं। और बाकी तीनों ट्रस्टी भी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनकी बिजनेस को एक चुटकी में किसी ने बर्बाद कर दिया। और डैड कह रहे थे ऐसा सिर्फ इस कॉलेज की मिस्ट्रेस ओनर ही कर सकते हैं। मैं तो उनकी फैन हो चुकी हूँ। अगर वो लड़का हुआ और यंग एज का हुआ तो उसे प्रपोज करके शादी कर लूंगी, और अगर वो शादीशुदा है या ओल्ड है तो मैं उनके भाई या बेटे से भी शादी कर सकती हूँ। वो इतना अच्छा काम करते हैं, कितनी गरीब स्टूडेंट्स को भी पढ़ने का मौका देते हैं। और मैंने ये भी सुना था उन सभी स्टूडेंट्स तो कॉलेज की तरफ से बड़े बड़े जगह से जॉब दिया जाता है। और को बच्चे अनाथ है या गरीब हैं फिर भी स्कॉलरशिप पाने के लिए अच्छा स्कोर नहीं ला पाते हैं, उन्हें भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑफर किया जाता है, वो भी फ्री, पर दूसरे कॉलेज में जहां कंप्यूटर और बाकी आर्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वो अच्छे हैं इसलिए तो इतना करते हैं, उनके घरवाले भी अच्छे होंगे ना। उसकी बात सुनकर नियति, खुशी और सुमन का हाथ जो कॉफी लेने आगे बढ़ रहा था रुक गया। खुशी को तो खांसी आ गई, वो जोर जोर से खांसने लगी तो जय को सुमन के पास बैठा था, उसने पानी उठाकर जल्दी से खुशी को दिया और बोला, भाभी ये लीजिए, जल्दी से पानी पी लीजिए। उसकी मुंह से खुद के लिए भाभी सुनकर खुशी ने जय को घूर कर देखा और फिर सारा पानी पी गई और बोली, कौन भाभी, किसकी भाभी, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं हूँ, समझे होने वाले जीजा। उनकी बात सुनकर सुमन ने उन दोनों को घूर कर देखा, ये इंसान खुशी का होने वाला जीजा कब बन गया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि खुशी उसके लिए कह रही है तो उसका गाल शर्म से लाल हो गया। वहीं अभिजीत, अभिका, वंदना, आशी और ऋचा की तो दिमाग के ऊपर से ही ये सब कुछ जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा खुशी कैसे जय को भाभी है तो जय खुशी का जीजा कैसे बन गया। एक मिनट, तुम जय की भाभी हो और जय तुम्हारा जीजा, तो जरा बताओ कि तुम्हारा होने वाला पति और जय की होने वाली वाइफ कौन है। आशी कंफ्यूज नजर से उन सबको देखते हुए बोली। तो खुशी तपाक से बोली, ये सुमन के होने वाले पति हैं, जो उससे शादी करने की प्लानिंग अभी से करके बैठे हैं। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। जय ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ वो मैं हूँ सुमन, मेरी होने वाली वाइफ, इसलिए क्लास में मेरी सुमन को लड़कों से दूर रखना जब मैं आसपास ना रहूं तो। और ये खुशी भाई है क्योंकि हमारे बड़े भाई करण भाई खुशी भाभी से शादी करने वाले हैं।
वाह क्या बात है, आप सबने तो पहले से ही शादी की बात फिक्स करके रखा है। वंदना हंसते हुए बोली। उसकी नज़र आकाश पर चली गई। आकाश उसे थोड़े गुस्से में देख रहा था। वंदना को समझ ही नहीं आया कि ये इंसान उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। आकाश को पता नहीं क्यों इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि वंदना किसी और से शादी करना चाहती है। तभी आवाज आई, किसने किसकी शादी की बात फिक्स कर रखी है। सबने सामने देखा तो नव्या, प्राची, रुचिका, स्वाभिमान और अगम खड़े थे। वो सब भी आकर चेयर खींचकर उनके पास बैठ गए। तो वंदना बोली, यही कि जय ने सुमन से खुद की शादी फिक्स कर लिया है और खुशी की शादी भी इनके भाई से होने वाली है। ओह, सबने नॉर्मली रिएक्ट किया तो वंदना बोली, तो तुम सबको पहले से ही इस बारे में पता था? तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। तभी सुमन बोली, वैसे वंदना, अगर तुम्हें इस कॉलेज की ऑनर से या उसके भाई से शादी करनी है तो मैं करवा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वंदना एक्साइटेड हो गई। सच में तो बताओ कैसा है वो, क्या वो हैंडसम है? क्या वो सच में मुझे पसंद करेगा? आकाश उसे इतना एक्साइटेड देखकर घूरने लगा। वही नियति आंखें छोटी करके सुमन को घूरने लगी। सुमन ने आई विंक किया और मन में बोली, बड़ा कह रही थी मेरे भाई से शादी कर लो, अब देखो कैसे तुम्हारी शादी में वंदना से फिक्स करती हूँ, फिर जीजू जलेंगे। नियति ने टेबल के नीचे से उसकी पैर पर पैर रख दिया, जैसे कुचलने वाली हो। ये देखकर तो जैसे सुमन की चालाकी गायब ही हो गई। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो जरूर ये लड़की उसे कल ही जय से शादी करवा देगी। पर सुमन ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाली थी। वो हंसते हुए बोली, हाँ तुम दोनों की शादी हो सकती है और इस कॉलेज का ओनर लेस्बियन बन जाए तो। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। क्या इस कॉलेज की ओनर एक लड़की है? वंदना को तो खांसी आ गई। वो हकलाते हुए बोली, क्या इस कॉलेज की ओनर एक लड़की है? सुमन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, बिल्कुल वो एक लड़की है। पर उसके भी भाई अभी सिंगल हैं और तुम्हारे पास ही 2 भाई बैठे हुए हैं। क्या सब कंफ्यूज हो गए कि सुमन किसके बारे में बात कर रही है? वंदना ने अपने पास देखा तो आकाश तो उसके पास ही बैठा हुआ था। तो ये सुमन किसके बारे में बात कर रही है? कौन इस कॉलेज के ओनर की भाई हैं? वही नियति इस वक्त गुस्से से सुमन को घूर रही थी। इस लड़की को क्या जरूरत है उसके बारे में सबको बताने की? पर सुमन ने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया और धीरे से अपने पैर को पीछे खींच लिया। बाकी सब भी हैरानी से देख रहे थे। अगम ने सुमन को देखते हुए जल्दी से पूछा, अच्छा तो वो कौन है इस कॉलेज के ओनर? सुमन हंसते हुए बोली, क्या तुम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हो? समझ में नहीं आया जब मैंने कहा कि वंदना के पास ही इस कॉलेज की ओनर की 2 भाई बैठे हुए हैं जो सिंगल हैं। सबने आकाश और आदित्य को देखा जो खुद भी असमंजस में लग रहे थे। तभी उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सब ने एक साथ हैरानी से नियति की तरफ देखा। तो तुम कहना चाहती हो कि नियति भाभी इस कॉलेज की ओनर है? प्राची हैरान होते हुए बोली। जय, आकाश, आदित्य और बाकी सब भी हैरानी से नियति को देख रहे थे। और कौन हो सकती है जो एक चुटकी में ही बिना सोचे समझे तीनों ट्रस्टी और 10 स्टाफ और प्रिंसिपल को भी कॉलेज से निकाल दे और उनकी जगह एक ही दिन में दूसरे ट्रस्टी और स्टाफ हायर कर ले और राजवर्धन गोयल को कॉलेज की प्रिंसिपल बना दे? सुमन की बात सुनकर सब हैरान थे। जय तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मतलब ये कॉलेज भी उसकी बहन की ही थी जहां वो पढ़ रहा था। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये कॉलेज उसका भी है? सबसे ज्यादा हैरान तो अभिजीत और अभिका थे। वो दोनों सदमे में नियति की तरफ देख रहे थे। क्या सच में नियति ही इस कॉलेज की मिस्टीरियस ओनर है? उन्होंने नियति से दोस्ती कर ली थी, मतलब इस कॉलेज की ओनर से दोस्ती कर ली थी। यदि कितनी प्यारी और अच्छी है, देश की सबसे बड़ी कॉलेज की ओनर और इतनी बड़ी इंटरनेशनल रेसर होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, ना ही वो किसी को नीचा दिखाती है। और नियति की यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। भाभी ये कॉलेज आपका है? वाह, मतलब अगर आज से मैं पढ़ाई ना करूं तो पास हो जाऊंगा, है ना? स्वाभिमान एक्साइटेड होकर बोला। तो प्राची ने उसे गुस्से से देखा और बोली, क्या मुंह खोलते ही यही बात निकली? भले ही ये कॉलेज हमारी भाभी की है, इसका मतलब यह नहीं कि हम सब बिना पढ़े ही चीटिंग से पास हो जाए। इसलिए ये पागलों जैसी बात करना बंद करो। तो ये कॉलेज तुम्हारी है लिटिल सिस्टर? जय एक्साइटेड होकर बोला। नियति के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। झूठ बोलने से भी कोई फायदा नहीं था। ये लोग अब समझ चुके थे तो झूठ बोलकर भी क्या होता। तो नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, ये कॉलेज अभी मेरे नाम पर है। नाना जी ने पहली मीटिंग पर मुझे ये कॉलेज गिफ्ट किया था। ओहो, तो जगजीत दादाजी ने इस कॉलेज को तुम्हारा नाम पर कर दिया था? आदित्य और जय एक साथ बोले तो नियति ने बस सिर हिला दिया।
ये तो अच्छी बात है, जब हमारे पास भाभी है जो कॉलेज की ओनर है तो आपसे हमें कॉलेज में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तभी अभिका ने धीरे से नियति की हाथ पर टैप किया तो नियति ने उसकी तरफ देखा। अभिका नियति को देखकर मासूमियत से पूछा, तुम सच में इस कॉलेज की ओनर हो नियति? तो क्या तुम मुझे यहाँ फ्री में पढ़ने दे सकती हूँ? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार जरूर अच्छा स्कोर करूँगी और टॉप लिस्ट में आ जाऊँगी ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल सके। पिछली बार एग्जाम के पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड थी, इसलिए भाई को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा मेरी मेडिकल बिल भरने के लिए। पर मैं तब ठीक से पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, जिस वजह से मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली। सिर्फ भाई को ही स्कॉलरशिप मिला है यहाँ से, और भाई चाहते थे कि मैं भी यहाँ पढ़ूं, इसलिए उन्होंने मेरी मना करने के बाद भी बहुत जगह काम करके पार्ट टाइम जॉब करके पैसा उधार लेकर यहाँ पर मेरी एडमिशन करवाया है। तभी अभिजीत ने जल्दी से अभिका को रोक लिया। ये तुम नियति से कैसी रिक्वेस्ट कर रही हो? भले ही वो हमारे दोस्त है और ये कॉलेज उसकी है, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कैसे रूल चेंज कर सकती है? अगर वो इस कॉलेज की रूल को चेंज करती है तो बाकी सबके साथ भी ये गलत होगा। हमारी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली में प्रॉब्लम है और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिला है, फिर भी वो हार्ड वर्क करके पैसा लोन लेकर यहाँ पर एडमिशन लिया है। अगर सिर्फ तुम्हें प्रिविलेज दिया गया तो क्या ये बाकी सबके साथ गलत नहीं होगा? आपने भाई की बात सुनकर अभिका चुप हो गई। उसे अपने भाई की बात समझ आ गई, उसके भाई ने जो कहा था वो सही था। अगर नियति ने दोस्त होने की वजह से सिर्फ उसे फ्री में पढ़ने दिया तो बाकी सबका क्या? क्या उन सबके साथ ये गलत नहीं होगा? तभी बाकी सबके लिए खाना आ गया। नियति कुछ सोच रही थी। उसने अभिका को देखा और उसकी सिर को सहलाते हुए बोली, तुम पैसों की चिंता मत करो। फिर खुशी की तरफ देखकर बोली, उन स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालो जो यहाँ फीस देना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर जिन्होंने स्टडी लोन लिया है या बहुत गरीब हैं। खुशी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं बाकी सब नियति को देखने लगे, क्या नियति उन सब की भी मदद करने वाली है? स्वाभिमान बोला, मैं जल्दी घर पर भाभी के बारे में बताना चाहता हूँ, देखना सब और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बहुत मजा आएगा उन सब की रिएक्शन देखने में। प्राची, रुचिका, राशि, अगम, जय, आकाश, आदित्य, वंदना और उसकी दोनों दोस्त अभिजीत, अभिका सब इस वक्त नियति पर प्राउड फील कर रहे थे। उनका मन कर रहा था अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे कि उनकी भाभी, बहन, प्रिंसेस, दोस्त यहाँ की ओनर है। जय, आकाश और आदित्य इस वक्त बहुत ही प्राउड फीलिंग्स के साथ नियति को देख रहे थे। उनकी प्रिंसेस कितनी पावरफुल थी। वहीं रूही और उसकी गैंग इस वक्त गुस्से से नियति की तरफ ही देख रहे थे। तभी नेहा बोली, चलो यहाँ से, ऐसे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा। हम इस नियति को और उसके दोस्तों को रिसर्च पार्टी के दिन देख लेंगे। वो सब उठकर कैंटीन से बाहर चले गए। वहीं नियति के सीट के ठीक पीछे अर्जित बैठा हुआ था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए किसी ने भी उसे नोटिस नहीं किया। पर अर्जित ने नियति और उसकी दोस्तों की बात को सुन लिया था। इस वक्त उसकी आंखों में प्राउड फीलिंग था। उसका जो बच्चा को अच्छा डाउट था वो भी चला गया था। अब वो पूरी तरह से कंफर्म था, इसलिए जल्दी से उसने फोन निकाला और वहां से बिना मुड़े बाहर चला गया। वो इस बात को अपने भाई और डैड को बताने जा रहा था। वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, इसलिए उसने अभी तक नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट में इस वक्त अंदर से गुस्से से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। क्या मैंने इसलिए आपसे शादी किया था ताकि आप मुझे इस तरह से बेकार जिंदगी दे सके? और हमारे बच्चे का क्या? क्या वो भी हमारे साथ ऐसी गरीबी से भरी जिंदगी जिएगा? आप तो कंपनी को नहीं संभाल पाए, हमारे बच्चे को क्या संभालेंगे? एक लड़की की चीखने की आवाज आई। अंदर एक लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी पर चिल्ला रही थी। ये कोई और नहीं, अमायरा के डैड सुशांत राठी और उसकी सेक्रेटरी रीटा थी। उनका बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। संजीत की वार्निंग देने की वजह से कोई भी राठी कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, जिस वजह से 1-2 दिन में ही उनकी कंपनी पूरी तरह से डूबने की कगार पर थी। उन्होंने अपने विला को भी बेच दिया था लोन सूझने के लिए, इसलिए अभी वो इसी छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे थे और सुशांत राठी की दिन रात तो भागने में बीत जाती थी, क्योंकि उनकी कंपनी की शेयर्स पूरी तरह से गिर चुके थे और उन्हें उसे बेचना पड़ रहा था ताकि वो लोन चुका सके। फिर भी अभी तक उतना पैसा नहीं हुआ था। और रीटा, वो तो पहले से भी एक मतलबी और लालची लड़की थी। वो तो बस सुशांत राठी की बच्चों से इसलिए प्रेग्नेंट हुई थी ताकि वो राठी कॉर्पोरेशन की मालिक बन सके
और इतनी बड़ी फैमिली की बहू बनकर राज कर सके। पर अब उसे उसका सारा प्लान फ्लॉप होते हुए नजर आ रहा था। अब तो वो इस बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि उसने पहले कई बार अलग अलग मर्दों के साथ रात बिताया था। तो वो कई बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर कोई भी बड़ी फैमिली का इंसान बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, वो भी रीटा जैसी लड़की से। इसीलिए उन सब ने रीटा को पैसा देकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था, और रीटा ने कई बार बच्चा अबॉर्ट किया था। इसीलिए अगर वो इस बार इस बच्चे को अबॉर्ट कर देती तो वो कभी फिर से मन नहीं बन पाती, और उसकी जान को भी खतरा था। अगर वो बच्चा अबॉर्ट करती तो जरूर वो मर जाती। रीटा बहुत सेल्फिश औरत थी, वो अपनी जिंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो इस बच्चे को जन्म दे रही थी। वरना सुशांत राठी की इस गरीब फटीचा हालत होने के बाद वो कब का सुशांत राठी को छोड़कर चली जाती। सुशांत राठी इस वक्त सर पकड़कर सोफे पर बैठा था और रीटा को चिल्लाते हुए सुन रहा था। उसे ये लड़की पहले से बहुत अलग लग रही थी। पहले तो रीटा उसके सामने बहुत मासूम और डरी हुई रहती थी, पर अब उसकी असली नेचर देखने के बाद सुशांत राठी को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। उसने जो कुछ भी किया सिर्फ इस लड़की के लिए ही किया था, यहाँ तक कि इससे शादी करने के लिए उसने अपनी बीबी और बेटी तक को छोड़ दिया। और आज जब उसके पास पैसा नहीं है तो ये लड़की उसे पर चिल्ला रही है। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खड़े हो उसकी गाल पर थापड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, अमायरा, जब तक वो थी सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से मैंने नमिता और अमायरा को तुम्हारी वजह से छोड़ा तब से हम बर्बाद हो गए हैं। अगर मैं तब नमिता को डाइवोर्स नहीं देता तो कम से कम अमायरा मुझे ये तो बता देती कि संजीत और उसके बीच रिलेशन खत्म हो चुका है। कम से कम मैं कंपनी की फंड से बहुत सारा पैसा तो अपने पास रख लेता। कंपनी को बेचकर लोन चुकाने के बाद हमारे पास कम से कम पैसा तो होता, कुछ नहीं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। पर नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने इतनी जल्दी नमिता को डाइवोर्स दिया। और शायद अमायरा ने मुझसे नफरत की वजह से यह नहीं कहा कि संजीत हमारी कंपनी को टारगेट करके हमें बर्बाद करने वाला है। मैंने तो उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया, नहीं अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया, ये भी सिर्फ तुम्हारे कहने की वजह से ही था। वरना शायद वो लड़की हमें सच बता देती ताकि हम पहले से ही तैयार रहते। रीटा अपनी गाल पर हाथ रख कर खड़ी थी, उसकी होठों के कोने से खून बह रहा था। वो गुस्से से बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे करने की? मैं आपके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप भूल गए? और भूलिए मत, ये मेरी घर है, आप यहाँ मेरी वजह से हैं। और मैं उस अमायरा और उस घटिया औरत को छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों ने जानबूझकर हमें इस बारे में नहीं बताया ताकि हम बर्बाद हो सके। वही तो मैं सोच रही थी कि वो औरत करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकती है सिर्फ 50 लाख लेकर। यहाँ पर तो 50 लाख एक अपार्टमेंट के लिए ही चला जाएगा, जबकि उन दोनों माँ बेटी के पास तो घर भी नहीं होगा रहने के लिए। तभी सुशांत गुस्से से बोला, तुम्हारा घर है, भूलो मत, ये घर भी मैं नहीं तुम्हें खरीद कर दिया था और अभी भी इस घर की ओनरशिप में मेरा नाम है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। इसलिए यह नाटक बंद करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस गुस्से से चिल्लाने की वजह से कुछ गलत हो जाए और मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। अब मेरे लिए मेरा बच्चा ही सहारा है। अमायरा तो अब मुझे बाप भी नहीं मानती है। उनकी बात सुनकर रीटा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपने हाथ और पर को देखा जो पूरी तरह से ड्राई और रफ लग रहे थे। पहले वो सुशांत की पैसों से हर दिन नए नए ट्रीटमेंट करवाती थी, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाज, सब कुछ वो सुशांत की पैसों से करवाती थी, क्योंकि उसे सुशांत को अपनी काबू में रखने के लिए भी तो सुंदर दिख रहा था। उसे लगता था उसकी प्रेगनेंसी में सुशांत उसे किसी रानी की तरह बैठा कर रखेगा। उसके आसपास नौकर नौकरानियां होगी जो उसके एक बार कहने पर उसकी हर काम कर देंगे। पर उसे मिला क्या? ये छोटा घर, और प्रेग्नेंट होते हुए भी घर का सारा काम सही करना पड़ता था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सुशांत को फंसाया था, इसका अफसोस उसे इस वक्त हो रहा था। सुशांत एक अधेड़ उम्र का इंसान था, उसकी बेटी भी 24-25 साल की हो गई थी। सुशांत दिखने में भी कोई इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसने बस पैसों के लिए और एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए ही सुशांत के बच्चों का मां बनना चुना था। पर अब उसकी क्या हालत हो गई थी, उसे बिना पैसों की, बिना लग्जरी लाइफ की भी एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ रहना पड़ रहा था। सुशांत जी वहां से गुस्से से बाहर चले गए। उन्हें आज फिर से एक इन्वेस्टर से बात करनी थी। अगर वो उनके शेयर्स के बदले पैसे दे दे तो वो सारे लोन चुके थे। वहीं दूसरी तरफ प्रखर के ऑफिस में प्रखर और कियान, दोनों बाप बेटे, इस वक्त एक दूसरे के सामने सीरियस फेस लिए बैठे हुए थे।
कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वही प्रखर भी बिना भाव के कियान को देख रहा था। वो जानना चाहता था कि कियान अपनी मोम से मिलना चाहता है या नहीं। कियान ने अपने डैड को देखा और कठोर भाव से बोला, क्या वो सिर्फ मुझे देखने आ रहे हैं या फिर आप मुझे उनके साथ भेजना चाहते हैं? प्रखर उसे देख बिना भाव के बोला, वो तुमसे मिलने आए हैं, वो तुम्हारी मॉम है। तभी कियान ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है डैड, और वो मेरी कोई मोम नहीं है। मेरी सिर्फ मेरी मम्मी है और उनका नाम नियति है, और मेरी मम्मी की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। अगर वो सिर्फ मुझसे मिलने आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हें इससे ज़्यादा कुछ भी मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, अगर मम्मी को उनके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है, उनकी आंखों में मैं किसी की वजह से भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी वजह से भी नहीं। कियान को अपनी मोम से थोड़ा भी प्यार नहीं था, उसके लिए उसकी मम्मी सिर्फ नियति थी। वो अपनी मम्मी के लिए अपने डैड के खिलाफ भी जा सकता था। प्रखर बोला, वो बस तुमसे मिलने आए हैं, अगर तुम उसे मोम नहीं मानते हो तो भी कोई बात नहीं है। तभी केबिन के डोर पर नॉक हुआ। प्रखर को पता था कि कौन है। उसकी होंठों पर एक साती स्माइल थी। उसने जानबूझकर ही तो अभी तक पूछने के लिए इंतजार किया था, क्योंकि उसे पता था निशी आ चुकी है, और वो नहीं चाहता था कि निशी अपनी दिमाग में उसके लिए या कियान को पाने के लिए कोई गलतफहमी ना पाल बैठे। वही डोर थोड़ा खुला थी। निशी अपनी हाथ में 2 बैग लिए खड़ी थी, जिसने उसने कियान के लिए गिफ्ट लिया था। उसकी काली गहरी आंखों में थोड़ी नमी थी, पर कुछ अजीब इमोशंस भी थे। क्या उसका बेटा उसे माँ भी नहीं मानता है? कौन है वो लड़की जिसे उसका बेटा मम्मी मानता है और उसकी जगह किसी को भी नहीं देना चाहता है? निशी की मुठिया कस चुकी थी। जब से उसने होश संभाला था तब से उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था, और वो था प्रखर। और आज प्रखर भी उसका नहीं था और उसका बेटा भी उसका नहीं था। उसने दरवाज़ा नॉक किया और जब प्रखर ने कॉम इन कहा तो अंदर चली गई। कियान ने नज़र तक उठाकर नहीं देखा था अभी तक। निशी आकर सामने खड़ी हो गई तो प्रखर बोला, तुम्हें कियान से मिलना था ना, यही है, मिल लो। प्रखर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। कियान ने सिर उठाकर लापरवाही से सामने देखा। वही जब निशी ने अपने बेटे को इतने महीनों बाद देखा तो उसकी आंखों में कुछ इमोशन आ गए। उसकी काली गहरी आंखें बिल्कुल उसकी तरह ही थी। वो कियान को फोटो में देख लेती थी, पर रियल में तो वो कियान को शायद 9 महीने बाद देख रही थी। वो जल्दी से कियान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी कियान ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, बैठ जाए, हम दूर से भी बात कर सकते हैं। मुझे किसी के साथ क्लोज होना पसंद नहीं है, सिवाय अपनी मम्मी और अपने डैड के। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई बाहर के लोग मुझे टच करें। उसकी बात सुनकर निशी जो आगे बढ़ रही थी उसकी कदम रुक गए। उसने कियान को आंखों में आंसू लिए देखा और बोली, पर बेटा, मैं कोई बाहर के लोग नहीं हूँ, मैं आपकी मोम हूँ। मेरी सिर्फ एक ही मम्मी है, मेरी नियति मम्मी, जिनसे मेरे डैड की शादी होने वाली है। कियान उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। तो निशी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दिल पर खंजर से वार किया हो। उसने आंखों से आंसू बाहर नहीं आने दिया और सामने बैठ गई और बोली, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ये सच में तुम्हारी मोम हूँ और तुम मेरे बेटे हो। अगर मैं चाहूँ तो लीगली तुम्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ। क्या तुम्हारी वह मम्मी तुम्हें अपने पास रख पाएगी? निशी की टोन अब सॉफ्ट नहीं बल्कि थोड़ा कठोर हो गई थी। वो अपने बेटे को इस तरह से खुद से बात नहीं करने दे सकती थी। होता है, मेरे मरने या ना मनाने से ही तो सब कुछ होता है, और आपकी लीगली मुझ पर कोई हक नहीं है। भले ही मैं छोटा हूँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने लॉ को अच्छी स्टडी कर लिया है। अगर लीगली भी आप मुझे ले जाना चाहें तो इसके लिए आपको मेरी परमिशन चाहिए होगी, और मैं आपको खुद को ले जाने की परमिशन कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझ पर सिर्फ मेरे डैड और मम्मी का हक है। उसकी बात सुनकर निशी की मुठिया गुस्से से कस गई। क्या प्रखर ने ही उसके बेटे को ये सब सिखाया है? वरना इतना छोटा बच्चा अपनी मॉम के साथ इस तरह से कैसे बात कर सकता है? वो उसे माँ तक मानने को तैयार नहीं है। अगर कियान उसे मोम मानता तो वो और प्रखर शादी कर सकते थे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि प्रखर कभी भी कियान को छोड़कर नहीं रह सकता था। क्यों बेटा, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम चाहे मानो या मानो, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूँ। इतना कहकर उसने आंसू भरी आंखों से प्रखर को देखा। को बिना भाव के बैठा हुआ था और फोन में कुछ कर रहा था, जैसे उसे फर्क है ना पड़ता हो कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। निशी जो हमेशा शांत रहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी शांत रवैया नहीं खोती थी।
पर इस वक्त उसे सच में गुस्सा आ रहा था। क्या प्रकार के लिए वो लड़की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कियान भी बिना भाव के अपने सामने बेटी अपनी बायोलॉजिकल मदर को देख रहा था। वहीं कॉलेज में सभी क्लास खत्म हो गई थी। नियति, जय, आकाश, आदित्य घर के लिए निकल गए। प्राची, स्वाभिमान भी घर के लिए निकल गए और बाकी सब भी निकाल गए। स्वाभिमान तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा था। वो जल्दी जाकर घर में सबको इतनी बड़ी न्यूज़ देने वाला था। वो सब सुनेंगे तो पक्का वो भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। आधे घंटे बाद नियति की कार शेखावत मेंशन में आकर रुकी। उसके पीछे पीछे जय की कार भी अगर रुकी। तीनों भाई कार से उतर गए और नियति के साथ अंदर चले गए। अर्जित की कार भी तभी आकर रुकी और रूही, नेहा उतर गए। वो तीनों भी अंदर की तरफ चले गए। हॉल में इस वक्त सभी बैठे हुए थे। अमृत नीचे आ रहा था। अंशी को देख दादाजी और दादी माँ ने उसे अपने पास बुला लिया। अंशी, जय और आकाश, आदित्य चारों जाकर दादाजी और दादी माँ के पास बैठ गए। दादी माँ ने स्टाफ को इशारा किया तो उस स्टाफ ने जल्दी से एक बॉक्स लाकर दादी माँ के हाथ में दे दिया। दादी माँ ने उस बॉक्स को छुआ और उसे नियति के हाथ में दे दिया और बोली, ये आपके लिए है, आपकी शादी के लिए। मुझे पता है भले ही आप अभी शादी ना करें पर आप बहुत जल्द प्रखर बेटा के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली हैं। इसे खोल कर देखा प्रिंसेस, क्या ये तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं? अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम इसे थोड़ा बदल सकते हैं। इसे हमारी माँ ने हमें दिया था जब हमने आपके दादाजी से शादी किया था और माँ ने बोला था कि इसे मैं अपनी बेटी को दूं। ये सिर्फ घर की बेटियों को दिया जाता है और मैंने इसे हमेशा से संभाल कर रखा था, पर मेरी कोई बेटी नहीं हुई तो ये मेरे पास ही रह गया था। इसलिए मैंने इसे अपनी पोती होगी तो उसे ये देने के लिए रखा था और आज से यह आपकी अमानत है। उनकी बात सुनकर सब शक हो गए थे। विपुल जी भी शक थे। उन्हें भी पता था कि उनकी मोम के लिए ये कंगन कितना मायने रखता है। उनकी माँ एक रॉयल खानदान से थी। बेंगलों से वो यहाँ से नहीं थे। फिर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से उनकी माँ और उनकी घरवालों के बीच रिश्ता खराब हो गया था और ये बात रजवाड़ी खानदान से जुड़ी थी, जिस बारे में तो उन्हें भी ठीक तरीके से नहीं पता था कि आखिर तब हुआ क्या था। नियति ने अपनी सिर हिला दिया और उस बॉक्स को ओपन किया तो सबकी आंखें डे से चौंधिया गई। उसके अंदर खूबसूरत सा कंगन था जो अपनी चमक बिखेर रहा था। लग हो नहीं रहा था कि ये कोई इतना पुराना कंगन हो सकता है। भले ही उसका स्टाइल थोड़ा पुराना था पर बिल्कुल किसी एंटीक जैसा लग रहा था और उसमें जो डायमंड जड़ा हुआ था बहुत महंगा लग रहा था। नियति की आंखें हल्का सा सिकुड़ गया क्योंकि ये एक रेयर सिराल एंटीक डायमंड था जो एंटीक चीजों में काउंट होता था और वो भी बहुत पुरानी। इस एक टुकड़े की कीमत भी कई करोड़ों में होती थी और ये कंगन बिल्कुल किसी एंटीक कंगन की तरह ही लग रहा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा, हो सकता है उसकी दादी माँ की फैमिली कोई बहुत बड़ी फैमिली हो जिसकी बैकग्राउंड के बारे में उसे ना पता हो, क्योंकि यही कंगन ही सिर्फ 100 करोड़ से ज्यादा का था और इसे तो शेखावत फैमिली कितनी भी अमीर होने पर भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे रेयर एंटीक चीजों की नीलामी को तो सिर्फ रॉयल फैमिलीज हैं अटेंड करते हैं। और ये तो उसकी दादी माँ की खानदानी कंगन था, वो भी सालों से। तो ऐसा हो सकता है तब उन्होंने इसे यूं ही खरीद लिया हो और उन्हें इसकी कीमत भी ना पता हो। वही रूही इस वक्त जल भूनकर राख हो रही थी। उसने उस कंगन को देखा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और महंगी लग रही थी। क्या उसकी दादी माँ को वो दिखाई नहीं दे रही है? वो भी तो उनकी पोती है, वो भी इस घर की बड़ी बेटी है। नियति से बड़ी होने के बावजूद भी सब कुछ नियति को क्यों मिल रहा है? क्या इस कंगन पर उनकी बड़ी पोती होने के नाते उसकी हक नहीं होना चाहिए था? हर चीज पर पहला हक उसका होना चाहिए था। जो चीज उसे नहीं चाहिए सिर्फ वही नियति को मिलना चाहिए था। तो फिर हर चीज पर पहला हक नियति को क्यों मिल रहा है? उसने अपनी दादी माँ को नफरत से देखा और मन ही मन बोली, ये बुढ़िया, इसे बस नियति ही दिखती है। वो ये कंगन मुझे भी तो दे सकती थी ना, ये कितना ज्यादा कीमती लग रहा है। नियति ने उस बॉक्स को बंद कर दिया और बोली, ठीक है दादी माँ, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। दादी माँ ने प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा और बोली, अगर तुम शादी के दिन इसे पहनोई मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। नियति ने सिर हिला दिया। वही रूही का मन तो इस वक्त खून करने का कर रहा था। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, दादी माँ, आप सिर्फ नियति से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मैं तो आपकी बड़ी पोती हूँ। आपने मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, आपने नियति के गिफ्ट दिया। क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ? इस वक्त वो जितना हो सके मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी ताकि सबको लगे वो मजाक कर रही है।
तभी सबको याद आया रूही भी तो है और घर की बड़ी बेटी है, इस हिसाब से ये कंगन उसे मिलना चाहिए था। तभी विपुल जी ने अपनी माँ को देखा और बोले, माँ मुझे पता है आपने प्यार से ये कंगन नियति को दिया है, पर ये तो सच है ना कि रूही इस घर की बड़ी बेटी है, इसलिए कंगन उसे मिलनी चाहिए थी ना। जितना मैंने आपसे बचपन में एक बार सुना था, आपने बताया था कि ये घर की बड़ी बेटी को दिया जाता है। विपुल जी इस बात से नाराज नहीं थे कि कंगन नियति को मिल रहा है। एक तो इस बात से थोड़ा कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों है। उन्हें तो अपनी ननिहाल में किसी मेंबर्स का चेहरा तक याद नहीं था, क्योंकि तब वो बहुत छोटे थे, पर उन्होंने अपनी माँ से सुना था वो उनकी घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए ये कंगन उन्हें मिली थी। वहीं अपने डैड की बात सुनकर रूही की होंठों पर भी मुस्कान आ गई। वो चाहती थी कि उसकी दादी माँ ये कंगन फिर से नियति से छीनकर उसे दे दे। पर वही सीखा जी विपुल जी को थोड़े गुस्से से देख रही थी। क्या विपुल जी इतनी सी बात से नाराज हो गए कि रूही की जगह नियति को कंगन मिला? तो क्या हुआ, दादी माँ रूही से ज्यादा नियति से प्यार करती हैं। अगर उन्होंने उसे अपनी खानदानी कंगन दे दिया, ये उनकी मर्जी है। क्या विपुल जी इस बात से खुश नहीं है क्योंकि कंगन रूही को नहीं मिला? तभी पार्वती जी अपनी रौबदार आवाज में बोले, ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी अमानत किसे संभालने दूं, और ये कोई ऐसी वैसी कंगन नहीं है जिसे मैं तुम्हारी इस बड़ी बेटी को शो ऑफ करने के लिए दे दूं। इस कंगन को रखने के लिए तुम्हारी इस बेटी के अंदर गुण और इस कंगन की रक्षा करने के लिए ताकत और काबिलियत भी होनी चाहिए ना, जो तुम्हारी इस बेटी के अंदर थोड़ा सा भी नहीं है। और रही बात तुम्हें पोती मानने या ना मानने की, तुम मेरे बेटे की खून हो, इसलिए यहाँ हो। मेरी तुम्हें पोती मानने ना मानने से क्या होगा, मैं तो तुम्हें पहले भी अपनी पोती नहीं मानती थी, ये बात मैं कह चुकी हूँ। और एक बात, मेरी बच्ची की शादी पहले हो रही है, इसलिए इस कंगन पर उसकी हक है और उसके पास काबिलियत है इस खानदानी अमानत को संभालने का, इसलिए ये मेरी नियति की हाथ में ही सेफ रहेगा। तुम्हारी बड़ी बेटी इस लायक नहीं है कि मैं ये अमानत दूं। इस लड़की के अंदर जलन, नफरत और चालाकी भरी हुई है, ये सिर्फ पीठ पीछे चाल चलती है। उन्होंने विपुल जी ये रूही को देखते हुए बोला। उनकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गया। वो बोली, दादी माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? भले ही नियति के अंदर काबिलियत है, पर आप इस तरह से मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हैं? मैं तो बस मजाक में कह रही थी, मैं ये नहीं कह रही थी कि आप इस नियति से वापस लेकर कंगन को मुझे दे दो। उसे रोते हुए देखकर अमृत और अर्जित दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था। विपुल जी भी अपने होश में आए। उन्हें समझ आया कि उनकी माँ ने उनकी बातों को गलत समझ लिया है, इसलिए वो उन्हें समझाते हुए बोले, माँ मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने बचपन में एक बार कहा था कि आप घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए आपको ये कंगन मिला था। बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आप इस कंगन को नियति से लेकर रूही को दे दे। उन्होंने डरते हुए नियति को देखा। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी बच्ची फिर से उन्हें गलत समझ लेगी और सोचेगी कि उसके डैड फिर से भेदभाव कर रहे हैं और उसे कंगन मिला है फिर भी उसे छीनकर रूही को देना चाहते हैं। उसने देखा तो नियति उनकी तरफ देखने नहीं रही थी। पार्वती जी ने और कुछ नहीं कहा, उन्हें भी विपुल की बातें सही लगी। उन्होंने सच में एक बार बचपन में उसे ये कहा था, हो सकता है वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए कह रहा हो। वहीं रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नेहा की हाथ को कसकर पकड़ लिया। नेहा भी उसकी फ्रस्ट्रेशन को समझ रही थी। रूही को तो लगा था कि उसके डैड उसकी साइड ले रहे हैं, पर यहाँ तो वो बस अपनी माँ से पूछना चाहते हैं कि बड़ी बेटी को मिलना चाहिए तो छोटी बेटी को कैसे मिल सकता है। तभी जय बोला, अरे दादी माँ बस कीजिए, मुझे तो आपको गुड न्यूज़ देना था और आप हो कि यहाँ कंगन की बात लेकर बैठ गए। अभी तो प्रिंसेस की मैरिज को टाइम है, मैं आपको एक धमाकेदार न्यूज़ सुनाता हूँ। उसकी बात सुनकर माहौल में जो तनाव था कम हो गया। दादी माँ ने उसे देखा और बोली, अच्छा ऐसी कौन सी धमाकेदार न्यूज़ है, जरा बताना लाड साहब। वहीं अर्जित समझ गया था कि जय किस धमाकेदार न्यूज़ के बारे में बात करना चाहता है। शायद जय को पता चल गया है कि नियति उनकी कॉलेज की ओनर है। वो भी ये बात आकर अपने डैड और अमृत भाई को बताना चाहता था, पर उससे पहले ही कंगन की वजह से बात बिगड़ना शुरू हो गया था। उनकी बात सुनकर जय हंसते हुए बोला, यही कि हमारी, उसने इतना ही कहा था कि आदित्य जल्दी से बोला, यही कि मेरी प्रिंसेस हमारी कॉलेज एनबी कॉलेज की ओनर है और ये बात हमें आज ही पता चली। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए, पर दादाजी और दादी माँ इतनी हैरान नहीं लग रही थी। वही जय ने गुस्से से आदित्य को घूर कर देखा। वो बता रहा था ना, तो फिर आदित्य को बीच में घुसकर बताने की क्या जरूरत थी।
वो खुद सबको सक देना चाहता था, पर लास्ट मोमेंट पर आदित्य ने बाजी मार ली। वहीं नीरज जी और सरिता जी जो अंदर आ रहे थे, उन्होंने भी आदित्य की बात को सुन लिया था। वह दोनों भी हैरान थे। उनकी ये छोटी सी अभी अभी 18 साल की हुई भतीजी की और कितनी आइडेंटिटी थी। विपुल जी शक से और हैरानी से नियति को देख रहे थे। शिखा जी का भी वही हाल था। दोनों की आंखों में नियति के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा प्राउड था। उनकी छोटी सी बेटी कितनी ज्यादा पावरफुल थी, उसके पास क्या नहीं था। एक इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर, दुनिया की सबसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नीति की आइडेंटिटी, एक इंटरनेशनल ब्रांड और क्वीन लेमी की पहचान जो दुनिया में बेस्ट डिजाइनर के नाम से जानी जाती है। एस कंपनी जैसी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को भी उसने एस्टेब्लिश किया था और इतनी बड़ी वेपन इंडस्ट्री जिसे उसने एस्टेब्लिश किया था, जिसे पूरी दुनिया और हर एक देश की गवर्नमेंट वेपन क्वीन के नाम से जानती है और एक डील के लिए पता नहीं कितने पैसे देने को तैयार है। वो भी उनकी बेटी ही थी। और इतना बड़ा लॉ फर्म जो इंडिया की सबसे बेस्ट लॉ फर्म है, वो भी उनकी बेटी की है। इनमें से कौन सी आइडेंटिटी टॉप में नहीं है? उसकी हर एक आइडेंटिटी आउटस्टैंडिंग थी। वही अमृत भी हैरानी से नियति को देख रहा था। उसकी बहन उस कॉलेज की ओनर भी है, और कितनी आइडेंटिटी उसकी बहन की है जो वो छुपा रही है। जय ने दादाजी और दादी माँ को देखा और बोला, क्या हुआ दादाजी दादी माँ, आप सरप्राइज क्यों नहीं हुए? उसकी बात सुनकर दादाजी बोले, क्योंकि हमें इस बारे में पहले से ही पता है नालायक। उनकी बात सुनकर सब चौंक गए। वहीं रूही और नेहा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सदमे में हो। रूही ने हैरानी से नियति को देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इंडिया की बेस्ट कॉलेज इस लड़की की कैसे हो सकता है? वहीं नेहा को तो अब नियति से थोड़ा डर लग रहा था। क्या ये लड़की इंसान भी है? इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ वो कैसे अचीव कर पाई? क्या आपको पहले से ही पता था? सब हैरान थे। जय, आकाश और आदित्य भी, वहीं विपुल जी और शिखा जी भी। अगर उनकी माँ पापा को इस बारे में पता था तो उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया जब वो नियति किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसे बारे में बता रहे थे? दादी माँ हाँ में सिर हिलाकर बोली, जगजीत जी ने इस कॉलेज को प्रिंसेस को गिफ्ट किया था। उनकी बात सुनकर सब फिर से चौंक गए। मतलब जगजीत भारद्वाज ने अंशी को पूरा एक कॉलेज गिफ्ट में दे दिया था। सब हैरान थे। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि ये कॉलेज किसका है। शिखा जी ने नियति को देखा। वो अपनी बेटी की मां नहीं बन पाई, पर उसके बाबा और घरवाले उसकी बेटी को कितना प्यार करते हैं। वहीं रूही की मुठिया इस वक्त कसी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था सब कुछ इस लड़की को क्यों मिला। उसकी मोम तो भारद्वाज फैमिली की बेटी थी ना, फिर भारद्वाज फैमिली ने उनकी मोम के नाम पर इस कॉलेज को क्यों नहीं कर दिया? उस कॉलेज को उन्हें नियति के नाम पर करने की क्या जरूरत थी? अगर वो कॉलेज उसकी मोम के नाम होती तो उसकी मोम से कहकर वो उस कॉलेज को अपनी नाम पर करवा लेती, फिर वो इस नियति को उस कॉलेज से धक्के मार कर निकालती। वो सपना तो देख रही थी, पर उसे पता था ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो फिर से एक बार नियति से बहुत पीछे रह गई थी। क्यों वो नियति के पीछे रह चुकी है? बचपन में वो हमेशा नियति से हर मैटर में आगे रहती थी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मोम डैड भाइयों का प्यार हो या फिर उसके लिए कुछ भी गिफ्ट हो, उसकी कहने से पहले ही उसे सब कुछ मिल जाता था। पर जब से नियति आई थी तब से उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उससे दूर जा रहा हो, सब कुछ उससे छूटता जा रहा हो। मोम डैड और भाई के प्यार के साथ साथ उसकी इकलौती प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी भी छीन चुकी थी। नियति ने बॉक्स को लिया और बोली, दादी माँ मैं रूम में जा रही हूँ। दादी माँ ने भी हाँ में सिर हिला दिया तो नियति वहां से ऊपर की तरफ चली गई। वहीं जय, आकाश और आदित्य ने दादाजी और दादी माँ से थोड़ी देर बात की और वो भी ऊपर चले गए। रूही को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अभी जाकर नियति से झगड़ा करे, या फिर अपनी मोम को कहे कि मोम नियति से कॉलेज छीन लो और मुझे दे दो। पर वो अपनी इमेज को खराब करके ये नहीं कह सकती थी। उसने फिर भी मासूम बनते हुए अपनी मोम को देखा और बोली, मोम डैड नियति कितनी छोटी है, क्या वो कॉलेज को मैनेज कर सकती है? मैंने सुना है कॉलेज की ओनर ने कॉलेज से 3 ट्रस्टी मेंबर और 10 से ज़्यादा मेंबर्स को निकाल दिया है। उनमें से कुछ मैनेजमेंट में थे और कुछ प्रोफेसर थे, और उसने तो प्रिंसिपल को भी निकाल दिया है। और अब मुझे पता चल रहा है जिसने उन सब को निकाला है वो नियति थी, और ऊपर से नियति ने उन सबको बैन कर दिया है और एक स्टेटमेंट भी पास किया है जिस वजह से उन सबको और कहीं भी किसी भी कॉलेज में जॉब नहीं मिल सकती है। और उसने उन तीनों ट्रस्टी मेंबर को भी बर्बाद कर दिया है। क्या ये थोड़ा ज़्यादा क्रूएल नहीं है?
ये सब रूही मासूम चेहरा बनाकर कह रही थी ताकि किसी को यह ना लगे कि वो नियति को टारगेट कर रही है। उसकी बात सुनकर विपुल जी, शिखा जी, नीरज जी और सरिता अमृत सब हैरान हो गए। दादाजी और दादी माँ थोड़ा हैरान तो थे, पर दादाजी बोले, इसमें क्रूएल लगने वाली क्या बात है। उन लोगों ने ऐसा कुछ गलत किया होगा जिस वजह से नियति ने उन सबको कॉलेज से निकाल दिया। दादी माँ भी बोली, हाँ, हमारी प्रिंसेस बिना गलती किए किसी को सजा नहीं देती है। तभी नेहा भी रूही की साथ देते हुए बोल पड़ी, पर दादाजी, दादी माँ, भले ही उनसे गलती हो गई है, पर उन्हें इस तरह से बर्बाद करना क्या ठीक है। और तो प्रिंसिपल सर, उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, तो उन्हें निकालने की क्या जरूरत थी। भले ही वो कॉलेज नियति की है, पर वो सभी स्टाफ भी तो बरसों से वहां पर काम करते हैं ना। क्या इस तरह से उन्हें कॉलेज से निकलना, फिर उन्हें बर्बाद करना थोड़ा ज्यादा क्रूएल नहीं है। दादाजी और दादी माँ ने उसे देखा, उन्हें अच्छी तरह से पता था उनकी पोती बिना गलती की किसी को सजा नहीं देती है। वो गुस्से से उन दोनों को कुछ खाने ही वाले थे, तभी अर्जित बोला, रूही, नेहा, जिस बारे में तुम दोनों को पता नहीं है उस बारे में गलत बोलना बंद करो। क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ था जिस वजह से नियति ने उन सबको कॉलेज से निकाल दिया और बर्बाद कर दिया। क्या हुआ था, विपुल जी ने अर्जित को देखते हुए पूछा। तो अर्जित बोला, उन लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर दिया था। नियति हर साल करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट करती है ताकि गरीब और अनाथ बच्चों को वहां पर स्कॉलरशिप में पढ़ने का मौका मिल सके। वो बस गरीब बच्चों को फ्री में कॉलेज में पढ़कर उनकी जिंदगी को बनाने की मौका दे रही है। पर ये लोग उस पैसे से आधे से ज्यादा खा जाते थे। हर साल ये लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर देते थे और डाटा में झूठ दिखा देते थे कि इस बार ज्यादा टॉप स्टूडेंट ने इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं किया, जबकि वो उनकी एप्लीकेशन को सिस्टम से ही हटा देते थे। और उस स्कॉलरशिप के लिए जो पैसा नियति कॉलेज मैनेजमेंट को देती थी, उसे पैसे से आधे से ज्यादा पैसा वो खुद ही रख लेते थे। और ऊपर से स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स को भी वो फेल करवाने का बहाना ढूंढते रहते थे ताकि उनके लिए एक सीट खाली हो जाए और उस सेट को बेचकर वो पैसा कमा सके। जब एक स्कॉलरशिप में पढ़ने वाला स्टूडेंट की सीट खाली होगा तो वो उसे डेटा में दिखाकर बड़े बड़े रिच फैमिली के बच्चों को एडमिशन दे सकते थे, जो लोग दूसरे कॉलेज से यहाँ पर लेट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। और बाकी जो सीट जिन्हें एडमिशन ही नहीं मिलती है, उनसे भी पैसा लेकर वो लोग एडमिशन करवाते थे। और इसमें वो 3 ट्रस्टी और वो सभी स्टाफ और प्रिंसिपल भी मिले हुए थे। तो क्या गलत किया अगर नियति ने उन सब की जिंदगी को बर्बाद कर दिया? तो उन लोगों ने भी तो कितनी स्टूडेंट की लाइफ को खराब किया है, उनके हक को छीना है। तुम दोनों ने शायद देखा नहीं, इस बात का प्रूफ भी पुलिस को मिल चुका है। वो सब जेल जाने वाले हैं, तो क्या जेल से वापस आकर कहीं और जॉब करते? और वो जॉब करके क्या करते? फिर से किसी और कॉलेज में जाकर वहां भी पैसों के लिए बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते। इससे अच्छा तो हुआ ना नियति ने जो स्टेटमेंट पास किया है, उसी वजह से कोई भी कॉलेज उन्हें जॉब पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जित की बात सुनकर रूही और नेहा दोनों का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि उनका अर्जित भाई इस तरह से सबके सामने सच बोल देगा। रूही को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके भाई को क्या जरूरत थी ये सच बोलने की? कितनी अच्छी तरह से वो सबके दिल में नियति के लिए गलतफहमी पैदा करना चाहते थे। वहीं विपुल जी और शिखा जी और बाकी सबको भी अब समझ में आया कि नियति ने जो किया सही था। उन सब ने गुस्से से रूही और नेहा को देखा। विपुल जी बोले, जब सच पता ना हो तो बीच में कुछ मत बोलना। नियति कॉलेज को अच्छी तरह से संभाल सकती है, ये तो अच्छी तरह से दिख रहा है, पर तुम दोनों अपने जवान को अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रही हो। इसलिए आगे से जो भी बोलना सोच समझकर और ठीक से पता करके बोलना, वरना सबके बीच गलतफहमी हो सकती है। रूही अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, सॉरी डैड, मैंने इस बारे में न्यूज़ नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने इतना सब कुछ गलत किया है जिस वजह से नियति ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया है। सॉरी डैड, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहकर रूही रोते हुए वहां से भाग गई। नेहा ने भी सॉरी बोला करो, वह भी रूही के पीछे पीछे वहां से भाग गई। नियति इस वक्त अपने रूम में थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नीचे सब क्या बात कर रहे हैं। उसने उस बॉक्स को टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। उसने उस बॉक्स को देखा और उसे ओपन किया। उसने कंगन को उठाया जो थोड़ा भारी लग रहा था। उसने गौर से उसे देखा। उस कंगन की वर्क किसी पैटर्न की तरह लग रही थी। ये डायमंड बिल्कुल उस डायमंड की तरह ही है। लगता है हर एक रॉयल फैमिली के पास अपने अपने खुद के ही राज दफन हुए हैं।
और ये भी उनमें से किसी एक राज का हिस्सा है, जैसे इटर्नल डायमंड क्राउन। उसने कुछ देर तक गौर से उसे कंगन को देखा तो उसे एक नॉर्मल पैटर्न नजर आया। उसने कंगन के साइड में लगी लेपिन को थोड़ा सा टर्न किया तो एक स्टोन थोड़ा सा चमकने लगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। नियति ने उस कंगन को फिर से बॉक्स में रख दिया और उसे कपबोर्ड में रखकर चेंज करने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में सब हॉल में बैठे हुए थे और स्वाभिमान एक्साइटेड होकर सबको अपनी नियति भावी की कॉलेज के ओनर होने के बारे में बता रहा था। वहीं स्वाभिमान की बात सुनकर सब हैरान थे। उनकी बहू के पास एक कॉलेज भी है, वो भी देश की टॉप कॉलेज जहां सभी बड़े खानदान के बच्चे पढ़ते थे। देखा जाए तो NB कॉलेज ही सभी बच्चों के लिए पहली पसंद होती थी। भला इतनी अच्छी और देश की सबसे बड़े कॉलेज में कौन नहीं जाना चाहेगा। तुम सच कह रहे हो ना, वो कॉलेज हमारी बहू नियति की है? अंकिता जी ने पूछा। तो स्वाभिमान सिर हिलाकर बोला, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा, बड़ी मॉम मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैंने आपको गुड न्यूज़ बता दिया। आखिरकार वो कॉलेज मेरी भाभी की है, इसलिए अब हमें जो चाहे वहाँ कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सबने सिर पीट लिया। क्या बस स्वाभिमान के लिए यही खुशी थी कि वो जो चाहे उसे कॉलेज में कर सकता है, क्योंकि अब तो उसे पता है वो कॉलेज उसकी भाभी की है। सुकांत जी आंखें छोटी करके बोले, भले ही वो कॉलेज नियति बच्ची की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉलेज में जाकर दादागिरी करो या फिर सबको धमका हो या झगड़ा और मारपीट करो। बल्कि मेरे हिसाब से अब तुम्हें उसे कॉलेज में और भी अच्छे से शांत रहना चाहिए। आखिरकार वो कॉलेज तुम्हारी भाभी की है। अगर तुम वहां जाकर मारपीट करोगे, झगड़ा करोगे तो इससे तुम्हारी भाभी की कॉलेज का नाम ही डूबेगा। आपने डैड की बात सुनकर स्वाभिमान कुछ सोचते हुए बोला, मैंने कब कहा मैं मारपीट करने जा रहा हूं, पर कुछ लोग हैं जो मार खाने के लायक हैं, मैं बस उन्हें सबक सिखाने वाला हूं। इससे तो भाभी मुझे और भी प्राइज देगी, आप नहीं समझ सकते हो डैड। इतना कहकर वो वहां से उठकर अपना बैग लेकर भागते हुए रूम की तरफ चला गया। बाकी सबने नामे सिर हिला दिया। स्वाभिमान का बचपन कभी खत्म नहीं होने वाला था। प्राची भी फ्रेश होने के लिए वहां से अपनी रूम में चली गई। सुप्रिया जी बोली, जो भी कहो नियति सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड और कैपेबल है। उसने इतनी बड़ी कॉलेज को संभाला है, सच में ऐसी लड़की को बहू बनाना किस्मत की बात है। बाकी सब भी नियति की तारीफ कर रहे थे, उसकी काबिलियत की तारीफ कर रहे थे। वहीं सारिका को शूटिंग से वापस आई थी, डोर के पास खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसके दिल में इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखों से आंसू को साफ किया और होठों पर एक नकली मुस्कान लिए अंदर चली गई। सुप्रिया जी ने उसे उनके पास बैठने के लिए बुलाया, पर सारिका अपने सिर दर्द का बहाना बनाकर ऊपर अपनी रूम की तरफ चली गई। वहीं प्रखर के ऑफिस में निशी ने कितना भी कोशिश कर लिया था, पर वो कियान को अभी तक अपने साथ रहने के लिए राजी नहीं कर पाई थी। वो चाहती थी कियान तब तक उसके साथ रहे जब तक कि वो यहाँ से वापस नहीं चली जाती। वो इस बीच कियान के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करना चाहती थी, ताकि कियान को पता चल सके कि वो उसकी रियल मॉम है और उसकी बायोलॉजिकल मदर से ज्यादा कोई उसे प्यार नहीं कर सकता है। तभी कियान ने प्रखर को देखा और बोला, डैड मुझे मेडिसिन लेना है, टाइम हो गया है, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगा दीजिए। प्रखर ने हाँ में सिर हिला दिया। निशी ने अपने बेटे को देखा जो किसी रोबोट की तरह बैठे हुआ था, जैसे उसे उससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। वो मेडिसिन की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई और बोली, कौन सा मेडिसिन लेना है कियान को, क्या उसकी तबीयत खराब है? अगर है भी तो भी तुम्हें पता है ना प्रखर की कियान पर कोई भी नॉर्मल मेडिसिन असर नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेडिसिन लेकर कियान पर इसकी गलत असर हो जाए। इट कहकर उसने कियान की माथे की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसकी टेम्परेचर चेक कर सके। तभी कियान ने उसकी हाथ को झटक दिया और बोला, आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस मेडिसिन को मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है, वो मेरे लिए सबसे अच्छी है। टू बी कंटिन्यूड।